हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है फॉर बीपीएससी टीआरई 4.0 एस्पिरेंट्स के लिए। तो उसका ये अगला पार्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था पिछले पार्ट में, तो हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। एक मिनट गड़बड़ हो गया। इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? ए खराज, बी खम्स, सी उस्र, डी मुक्तई। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खम्स। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। खम्स लूट का धन होता था। इस धन का 1/5वां भाग राजकोष में तथा 4/5वां भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया। यह भूमि उत्पाद कर नहीं था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यह उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। खिलजी शासक की हत्या करके नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना, जो भारतीय मुसलमान था। ए एल श्रीवास्तव ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने का श्रेय जाता है। तो इसमें जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है, और हाँ, नोट्स बनाते चलिए ताकि आगे हम रिवीजन में काम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? ए नासिर उद्दीन महमूद शाह, बी मुबारक खलजी, सी मसूर शाह, डी आराम शाह, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सही हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि भारतीय मुसलमान पहला कौन था, ये आप देख सकते हैं कि एक मिनट, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो ये आप देख सकते हैं कि नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो था वो पहला शासक बना जो कि भारतीय मुसलमान था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, तो कोई नहीं हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे? ए वुलजले हेग, बी के एस लाल, सी ए एल श्रीवास्तव, डी जियाउद्दीन बर्नी। ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका अभी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एल श्रीवास्तव। अभी हमने ऊपर व्याख्या में पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं तुगलक वंश पे। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? ए कन्नौज, बी कालिंजर, सी बीदर, डी दौलताबाद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दौलताबाद। व्याख्या देख लेते हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से सन 1327 में दक्कन के दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। इसके पीछे उसका तर्क था कि राजधानी को एक केंद्रीय स्थान पर ले जाने से उसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कुशलता से शासन करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 तक था। इब्न बतूता की रहला पुस्तक मोहम्मद तुगलक के शासनकाल पर प्रकाश डालती है। मोहम्मद तुगलक ने कृषि विकास के लिए कृषि मंत्रालय की स्थापना किया था। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव व अन्याय को समाप्त करने का प्रयास मोहम्मद तुगलक ने किया था। तो ये आप जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं वो याद रखेंगे। पहला तो यही कि दिल्ली से दौलताबाद किया उसने। उसके बाद जो कार्यकाल था वो 1325 से 1351 था, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये इब्न बतूता की रहला पुस्तक ये भी पूछ लेगा कि शासन किसके शासनकाल की है, तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल को प्रकाश डालती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहला प्रकाश डालती है? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, मोहम्मद तुगलक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था? ए बलबन, बी मोहम्मद तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? ए उलमाओं की उपलब्धि, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण, सी नीति के चतुराई परिवर्तन, डी समय की आवश्यकता, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। व्याख्या देख लेते हैं। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे की शक्ति परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण था, ताकि उलेमाओं एवं अमीरों को संतुष्ट किया जा सके, जिससे वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह न करें। फिरोज तुगलक ने जागीर तथा सेना में वंशानुगत का नियम लागू कर दिया। फिरोज के समय से ही जजिया के एक अलग कर के रूप में सामने आया। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का दलाइल ए फिरोजशाही नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। उसने दीवाने बंदगान नाम से गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था। तो इसमें जो 2-3 पॉइंट हैं कि फिरोज के समय से ही जजिया एक अलग कर के रूप में सामने आया, उसके बाद दलाई अल फिरोज शाही जो फारसी में अनुवाद था, और एक दीवाने बंदगान, और सबसे अधिक गुलाम भी। तो ये दो चार पॉइंट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो अभी हमने पढ़ा था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद कराया है? ए तारीख फिरोज शाही, बी दलाइल ए फिरोज शाही, सी फुतुहात ए फिरोज शाही, डी फतवाए जहांदारी, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका भी हमने व्याख्यान देखा था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दलाइल ए फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी रजिया सुल्तान, सी सिकंदर लोदी, डी महमूद गजनी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी शेरशाह सूरी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये व्याख्या पढ़ लेते हैं। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 1200 बाग लगवाए। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, कितना लगवाया? 1200 बाग। इससे राजस्व में भी वृद्धि हुई। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए एक रोजगार दफ्तर की स्थापना करवाया था। इसने गरीबों के सहायतार्थ एक खैराती अस्पताल दार उल सफा की स्थापना करवाई थी। फिरोज शाह के ही शासनकाल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया गया था। ये आप ध्यान में रखेंगे, 1200 बाग लगवाए, उसके बाद रोजगार की बात किया, और एक खैराती अस्पताल था जो दार उल सफा था, और फिरोज शाह के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण हुआ। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? ए एक दानशाला, बी एक खैराती अस्पताल, सी एक पुस्तकालय, डी तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था, एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी शेरशाह सूरी। तो इसका ऑप्शन आप सभी जानते हैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी सिकंदर लोदी, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमने व्याख्या पढ़ा था, फिरोज शाह तुगलक। चलिए सैयद वंश पे आते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? ए लोदी, बी सैयद, सी तुगलक, डी खिलजी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैयद। व्याख्या देख लेते हैं। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहीन बिन अहमद सरहिंदी को सैयद वंश के सबसे योग्यतम शासक मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। यह ग्रंथ सैयद वंश का एक महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है। फरिश्ता ने मुबारक शाह के विषय में लिखा है कि वह एक सभ्य राजकुमार था और उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ। ये आप ध्यान में रखेंगे कि सैयद वंश के समय का है ये तारीख मुबारक शाही। उसके बाद जो अच्छी बातें लिखी हैं कि वो एक सभ्य राजकुमार था, अनेक प्रशंसनीय गुण थे, और कब स्थापित हुआ ये भी पूछ लेगा, तो तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश स्थापित हुआ भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए लोदी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। तो अभी हमने व्याख्या पढ़ा था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, सैयद वंश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोदी वंश की स्थापना किसने की? ए हमीर, बी इब्राहिम लोदी, सी बहलोल लोदी, डी इल्तुतमिश। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी। व्याख्या देख लेते हैं। लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी द्वारा की गई थी। लोदी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी ने 1504 ईस्वी में की थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पहला तो स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोदी। कार्यकाल पूछ देगा तो 1451 से 1526 तक। और किसने कराया था आगरा शहर की स्थापना, तो वो सिकंदर लोदी। कब कराया था? 1504 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां जो अब आगरा है? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी बहलोल लोदी, डी सिकंदर लोदी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने दोआब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपूताना शासकों पर
नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिल्ली के स्थान पर आगरा को वर्ष 1504 ईस्वी में राजधानी बनाया था। चलते हैं इस पार्ट पे। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? ए गांव के सरपंच, बी राजस्व अधिकारी, सी गांव के लेखाकार, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव के सरपंच। क्या पूछा है? मुकद्दम या चौधरी। तो किसके लिए होता था? गांव के सरपंच के लिए होता था। चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। दिल्ली के सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था। ये राज्य और किसानों के बीच वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। इन्हें इनके कार्य क्षेत्र में राजस्व संग्रह का कार्य सौंपा गया था, जिससे पारिश्रमिक प्राप्त करते थे। तो आप ध्यान में रखेंगे कि मुकद्दम या चौधरी किसको कहता था? गांव के सरपंच को कहा जाता था, और वो राज्य और किसानों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ए गुलबदन बेगम, बी निजामुद्दीन अहमद, सी अब्दुल हामिद लाहौरी, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन अहमद। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है। तिथि तथा भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से यह ग्रंथ सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? ए इल्तुतमिश, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बहलोल लोदी, डी जलालुद्दीन खिलजी। इसका हो जाएगा, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। इसका व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली में पहला मदरसा इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया। इल्तुतमिश ने अपने बेटे राजकुमार नासिर उद्दीन महमूद की याद में मदरसाए नासिरिया की स्थापना की। तो आप ध्यान में रखेंगे कि एक तो ये पता चली गया कि पहला मदरसा किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया, लेकिन अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में मदरसा नासिरिया की स्थापना की। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? ए विद्यापति, बी जयदेव, सी चंडीदास, डी चैतन्य। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। व्याख्या देख लेते हैं। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। जयदेव का जन्म उड़ीसा में भुवनेश्वर के एक ग्राम में हुआ। गीत गोविंद में श्री कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा का विवाद वर्णन, कृष्ण के व्याकुलता, उपालंब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन आदि है। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद, सी जयसिंह सिद्धराज, डी अर्णोराज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान। क्या देख लेते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। उस युद्ध में मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई थी। आप ध्यान में रखेंगे कि द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? वर्ष 1192 ईस्वी में। और कौन कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया? ए 1006 ईस्वी, बी 1016 ईस्वी, सी 1026 ईस्वी, डी 1036 ईस्वी। जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1026 ईस्वी। व्याख्या देख लेते हैं। गजनी के महमूद ने प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर किया था, तथा दूसरा आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया और इसमें विजयी हुआ। महमूद का उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात में समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ या सोमेश्वर के मंदिर पर
1025 से 1026 ईस्वी में किया गया था। उस समय वहां का राजा भीम प्रथम था। तो 125-26 का सेशन था, ध्यान रखेंगे। और अगर डायरेक्ट पूछेगा तो 126 आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ए अलाउद्दीन हसन, बी फिरोज शाह, सी महमूद गवाह, डी आसफ खान, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हसन। व्याख्या देख लेते हैं। बहमनी की राज्य की स्थापना बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मूल नाम हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की थी। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा बाद में उसका नाम अहसनाबाद रखा। इसका प्रतिबंधी राज्य विजयनगर था। उसने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? ए बीजापुर गोलकुंडा, बी मैसूर कर्नाटक, सी कोंकण अमरावती, डी विजयनगर गुलबर्गा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीजापुर गोलकुंडा। व्याख्या देख लेते हैं। दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र बीजापुर था, परंतु इसका विस्तार गोलकुंडा एवं अहमदनगर राज्यों में भी था। रागमाला के चित्रों का चित्रांकन दक्कन चित्रकला शैली में विशेष रूप से किया गया है। दक्कन चित्रकला शैली के महान संरक्षक अली आदिल शाह थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? ए देवराय प्रथम, बी हरिहर एवं बुक्का, सी कृष्णदेव राय, डी देवराय द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर एवं बुक्का। व्याख्या देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। विजयनगर को स्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से शिक्षा ली थी। बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय विजयनगर का शासक बना, जिसने बहमनी साम्राज्य से गोवा को छीना था। आगे चलकर देवराय द्वितीय शासक बना, जिसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन किया था इसका स्थापना। तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और इन्होंने शिक्षा किससे ली थी? तो ये थे भाष्यकार सायण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ए देवराय प्रथम, बी कृष्णदेवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी कृष्णराय, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो अभी हमने देखा था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवराय द्वितीय। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ए हरिहर प्रथम, बी हरिहर द्वितीय, सी बुक्का प्रथम, डी देवराय द्वितीय। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे। ए अकबर के, बी फिरोज शाह तुगलक के, सी बाबर के, डी बलबन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबर के। व्याख्या देख लेते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, मालवा, दिल्ली, बहमनी और गुजरात तथा 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर थे। विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था, जो बाबर का समकालीन था। बाबर ने उसे तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। विजयनगर के कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वह था
देवराय प्रथम, बी देवराय तृतीय, सी कृष्ण देवराय, डी रामराय। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्ण देवराय। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ए कुली कुतुब शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल खां, डी गजपति। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी हम्पी, डी बड़ौदा, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हम्पी। व्याख्या देख लेते हैं। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ के खंडहरों को देखने से सहज ही प्रतीत होता है कि किसी समय में हम्पी में एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख आधार भू राजस्व था, जिसे शिफ्ट कहा जाता था। 1565 ईस्वी में विजयनगर और बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर व बीदर द्वारा निर्मित संघ के बीच तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ, जिसे विजयनगर की पराजय हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ए अधिशेष लगान, बी भू राजस्व, सी बंदरगाहों से आमदनी, डी मुद्रा प्रणाली। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी पानीपत का द्वितीय युद्ध, सी खानवा का युद्ध, डी तालीकोटा का युद्ध, ई कोई नहीं है एक से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तालीकोटा का युद्ध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? ए कादरी, बी नक्शबंदी, सी चिश्ती, डी सुहरावर्दी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिश्ती। व्याख्या देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। यह बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शंकर के शिष्य थे। इनको महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? ए गुरु अंगद, बी गुरु रामदास, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। व्याख्या देख लेते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था? ए गौर, बी वल्लभ, सी विश्वम्भर, डी गंगादास। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्वम्भर। व्याख्या देख लेते हैं। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वम्भर था, पर बाल्यावस्था में इनका नाम निमाई था। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। ऐसा माना जाता है कि चैतन्य ने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? ए बाबा फरीद, बी शेख बहाउद्दीन जकारिया, सी मोइनुद्दीन चिश्ती, डी ख्वाजा बाकी बिल्ला, ई कोई नहीं है एक से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोइनुद्दीन चिश्ती। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 ईस्वी में पूर्व पर्शिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ। इन्होंने ही भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, शेख हमीउद्दीन नागौरी व कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी दरगाह अजमेर शहर में है। ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूफीवाद किससे घनिष्ठतः संबंधित है? ए बौद्ध धर्म से, बी शैव धर्म से, सी यहूदी धर्म से, डी इस्लाम धर्म से। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस्लाम धर्म से। व्याख्या देख लेते हैं। सूफीवाद इस्लाम से संबंधित प्रमुख पंथ है। यह ईश्वर की प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें हिंदू या मुसलमान भेद किए बिना ईश्वर से प्रेम, उसकी प्रार्थना, उपवास और
अनुष्ठानों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया। ए इब्नुल अरबी, बी जलालुद्दीन रूमी, सी फरुद्दीन अत्तार, डी मंसूर हल्लाज। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी ने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया। सूफी रहस्यवाद वहदत उल वजूद या परमात्मा में एकत्व के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर एक है और वह संसार की सब वस्तुओं के पीछे है। आगे चलकर शेख अहमद सरहिंदी ने इब्न उल अरबी के इस सिद्धांत का खंडन किया तथा इसके स्थान पर वहदत उल शुहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी क्रम में एक अन्य सूफी संत शाह वली उल्लाह ने इन दोनों सिद्धांतों को सफलतापूर्वक एक दूसरे में समन्वित करने का प्रयास किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनहलक का अर्थ क्या होता है? ए अग्नि, बी मैं खुदा हूँ, सी पैतृक अधिकार, डी अनिश्चय की स्थिति। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैं खुदा हूँ। क्या देख लेते हैं। अनहलक अर्थात मैं खुदा हूँ सूफियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। पहला व्यक्ति मंसूर बिन हल्लाज था जिसने स्वयं को अनहलक घोषित किया। इसी कारण 10वीं शताब्दी में उसे फांसी दे दी गई। मंसूर अल हल्लाज ने सूफी की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाला 10 मुकामी रेखता की रचना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी। ए सरकारी प्रयोग, बी आपसी सद्व्यवहार, सी धार्मिक ध्येय और डी मुसलमानों के लिए। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धार्मिक ध्येय। व्याख्या देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत में उर्दू भाषा का विकास सूफी संतों और भक्ति संतों द्वारा किया गया जिन्होंने अपने उपदेशों को लोकप्रिय बनाने के लिए उस भाषा को माध्यम बनाया। उर्दू एक मिश्रित भाषा है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, खड़ी बोली, ब्रज भाषा आदि की शब्दावली मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अपने अनुयायियों द्वारा एक महबूब इलाही नाम से जाना जाता है? ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी शेख निजामुद्दीन औलिया, डी शेख नसरुद्दीन महमूद। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। व्याख्या देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूबे इलाही ईश्वर प्रेमी के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके समय में भारत में चिश्तिया संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार हुआ। इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। यह बाबा फरीद के शिष्य थे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।